हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से कर रखा है। तो बेसिकली हम लोग इसमें सीखने क्या वाले हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में इसके बारे में बातचीत होनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ आप लोग ने थोड़ा बहुत देखा भी होगा। जैसे अगर बुर्ज खलीफा की हाइट नापने जाएं तो बुर्ज खलीफा की हाइट नापने का कोई ना कोई तरीका होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे चढ़ने के बाद आपने एक इंची टेप लटका रखा है कि हाँ चलो भाई इसकी हाइट नापी जाए। तो मतलब उसका कोई ना कोई तरीका है। आपके घर पे सामने कोई पोल लगा हुआ है, सपोज आप उसकी हाइट नापना चाहते हो कि कितना वो उसकी हाइट है, तो उसका कोई ना कोई फंडा है, कोई ना कोई तरीका है। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमें यहाँ समझना है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है, जस्ट इमेजिन कि सपोज़ आपके लिए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इमेजिन करिएगा यहाँ से मैं यहाँ से देख रहा हूँ। सपोज़ सामने कोई बिल्डिंग है, मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो ये है। मतलब ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वैसे तो लाइन ऑफ साइट ये होती है जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब समझिएगा, अगर आपने सपोज़ आप छत पे किसी को ताड़ रहे हो या आप किसी को छत पे रखे हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो अगर आप उसको जब ऐसे देखोगे ऊपर, तो आप क्या करोगे? आपने अपनी लाइन ऑफ विजन से कुछ ना कुछ एंगल एलिवेट किया है ऊपर, आपने कुछ ना कुछ सर उठाया है। सपोज आप किसी से बात करने गए हो और वो छत पे है लेकिन आप ज़मीन पे हो, मतलब आप रोड पे हो, वो छत पे है, तो आपको अगर उससे बात करनी है तो आपको आपका जो लाइन ऑफ विज़न है वो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर आपको अपना सर उठाना पड़ेगा, है ना, तो आप उससे बातचीत कर पाओगे। अच्छा, अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, वहीं जो ऊपर बंदा होगा या जो भी हो सकता है, वहीं जो अदर हैंड ऊपर होगा वो क्या कर रहा होगा? अगर हम उसकी बात करें तो उसका कुछ पर्सपेक्टिव ऐसा होगा कि वो ऐसे देख रहा होगा, बट वो उसका लाइन ऑफ विज़न देखेगा यहाँ से। अगर लाइन ऑफ विज़न उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये इसको हम माने हम, तो यहाँ से वो ऐसे नीचे देख रहा होगा। तो ऐसे जगह अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे डाउन की तरफ जा रहा है तो इसको हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। ठीक है, और यहीं जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? जैसे ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और आप ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हो, आपने सर अपना ऊपर उठाया हुआ है, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं। इसकी बात करते हैं अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप क्या कर रहे हो? नीचे देखने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सपोज आप छत पे चढ़े हो, आप छत पे चढ़ के नीचे किसी कार को देख रहे हो, तो अगर आप किसी कार को देख रहे हो तो आपको देखने का विज़न आपका कैसा होगा? आपकी छत की हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, मतलब आप अगर सीधे खड़े रहो, बट आप अपनी कार को देखने के लिए आपको इस तरह से अपना हेड डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसमें दो टर्मिनोलॉजी हैं जो हमको इस चैप्टर में सीखनी है। एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अप्रोच है जो मैं फॉलो कराता हूँ बच्चों से अपने ऑफलाइन बैचेस में। बस ये कि आप थोड़ा यहाँ पे फोकस करिएगा। तो अप्रोच क्या है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये कार है। अब ये जो कार है वो इस पिलर से या इस पोल से सपोज दूर जा रही है। अभी फर्स्ट केस में हम लोग सपोज कर रहे हैं कि कार पोल से दूर जा रही है। अगर कार पोल से दूर जा रही है तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल, और आप देख सकते हो जो ये वाला एंगल है, तो इन दोनों एंगल में आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे कि जब आप पोल के पास रहते हो तो इस एंगल की वैल्यू सपोज अगर हम इसको θ1 कंसिडर कर लें और इसको हम θ2 कंसिडर कर लें, तो इस केस पे आप देख सकते हो कि θ1 इज़ ग्रेटर दैन θ2। θ1 इज़ ग्रेटर दैन θ2 का मतलब क्या है कि जब ये कार पोल के पास है, ये जो आपका वर्टिकल पोल है, इस पोल के अगर पास है ये कार, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस समय जो θ2 है, θ2 वो बड़ा है। समझ में बात आ रही है? अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इस θ1 की, θ1 बड़ा है, θ1 बड़ा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इस θ2 की बात करें तो इस θ2 को आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है तो ये θ2 एंगल कम हो रहा है ना। अभी आप थर्ड सिचुएशन की बात करो, जस्ट इमेजिन ये कार यहाँ पहुँच गई है थर्ड सिचुएशन पे, और थर्ड सिचुएशन पे आने के बाद आपने इस कार को देखा तो ये जाकर के ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। जस्ट इमेजिन ये ऐसे ज्वाइन हो गया, तो इस केस पे एंगल देखो तो इस केस में एंगल और कम हो गया है। तो इसका मतलब अगर हम इस केस की बात करें जिसमें आपकी कार पोल से दूर जा रही है, अगर पोल से दूर जा रही है तो ये पता चल रहा है कि दूर जाते समय ये जो कार है ये अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो वो आपको कम होते हुए दिख रहा होगा।
देखो ये बड़ा एंगल है θ1 θ2 और छोटा है, आगे वाला एंगल और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी की तरह अगर हम दूसरी सिचुएशन की बात करें, इसी फिगर से दूसरी सिचुएशन क्या है, सपोज आपकी कार अब की बार पोल की तरफ आ रही है। तो अगर आपकी कार अब की बार पोल की तरफ आ रही है तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि अब पहली सिचुएशन ये रही आपकी ए, ठीक है, और सेकेंड सिचुएशन हो गई आपकी ये बी। अब की बार आपकी कार पोल पॉइंट ए से पॉइंट बी की साइड आ रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस समय एंगल θ2 छोटा है बट θ1 अब बड़ा होने वाला है। समझ गए? इसका मतलब जैसे जैसे आप पोल की तरफ रीच कर रहे हो आपकी जो एंगल है वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप पोल से दूर जा रहे हो तो आपका एंगल कम हो रहा है। तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप काम कर सकते हो। जस्ट इमेजिन ये कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है। अब आप इस बड़ी सी बिल्डिंग में यहाँ नीचे खड़े हुए हो, इमेजिन करिएगा इस बड़ी सी बिल्डिंग में आप यहाँ खड़े हो। तो अगर आपको इस बंदे से बात करनी है तो आपको अपना सर थोड़ा ही सा उठाना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन करो अगर आप बिल्कुल जस्ट इसके फुट पॉइंट पे खड़े हो, बिल्कुल नीचे खड़े हो, और अगर नीचे खड़े हो तो आपको इससे बात करने के लिए अपना सर वर्टिकली उठाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उससे बात कर पाओगे। इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब ये कि जैसे मान लो अगर आप पोल के पास खड़े हो तो आपको सर अपना ऐसे उठाना पड़ेगा, हाँ भाई क्या हालचाल, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आप दूर रहते हो तो दूर रह करके आप कहते हो और भाई क्या हालचाल, ठीक है। तो मतलब तरीके ये हैं कि आप जितना ज़्यादा आप एक्सिस के, मतलब जो आपका वर्टिकल पोल है, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे आप पास जाओगे तो आपका, जैसे अगर आप यहाँ से बात कर रहे हो इमेजिन, तो आप नॉर्मल सी बात ऐसे कर लोगे, फिर और पास जाओगे तो हो सकता है थोड़ा उठाना पड़े, और पास जाओगे तो और उठाना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी है, आप इसको कर भी सकते हो, है ना। घर जाओ भाई किसी के बात करके आओ तो एक्टिविटी आपकी हो जाएगी। तो ये अप्रोच है, ये आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, हम लोग जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आगे अब हम लोग इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। इसके बाद अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होंगे। बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन से सीखने को मिलेंगी। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला बेसिक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जिससे आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा और एप्लीकेशन भी समझ में आएगा कि किस तरह से आपको इसमें अप्रोच रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। मेनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस में, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में अगर आप फिगर इजीली बना लो, इजीली क्या मतलब, अगर आप फिगर बना लो तो इट इज़ ईजी टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। मेनली फोकस क्या रहता है, हम लोग फोकस ये रखते हैं कि किसी तरह से हमारा फिगर बने। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम में हो तो आप छाप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नकल मिल जाती है तो, बट पहले आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, ठीक है, कि आप फिगर बना सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है जो कि एक लेवल ग्राउंड में स्टैंड है। लेवल ग्राउंड का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, लेवल ग्राउंड का मतलब आपका ग्राउंड ऐसा नहीं है ऊपर नीचे ऐसे ग्राउंड नहीं है, मतलब आपका ग्राउंड जो है वो एकदम स्मूथ है, प्लेन है, ठीक है। तो अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ये बात हो रही है, बट कहाँ पर हो रही है ये नहीं पता कि ग्राउंड में पॉइंट कहाँ पर है, ये आपको नहीं बताया गया। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड कहाँ पर है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो वेयर इज द फुट ऑफ द पोल, दिस इज योर पोल, वी विल राइट देयर दिस इज योर पोल एंड दिस इज योर फुट ऑफ द पोल। तो फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल 25 मीटर अवे, तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज 25 मीटर अवे एंड इट मस्ट बी फ्रॉम लेफ्ट साइड। हम इसलिए लेफ्ट साइड ले रहे हैं, मस्ट भी हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने लेफ्ट ले लिया। आप राइट साइड भी ले सकते हो, तो आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश इस तरह के ट्रायंगल बनाने की कर रहे हैं। तो 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, ऑफ इट्स टॉप। इट्स टॉप किसके टॉप की बात हो रही है, ये टॉप के बात हो रही है, वर्टिकल पोल के टॉप की बात हो रही है। तो ठीक है, ये वर्टिकल पोल का टॉप है, कह रहे हैं अगर आप इसके टॉप की बात करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब ये कितना पाया गया है, ये 60 डिग्री फाउंड किया गया है, इट्स फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल विच इज 25 मीटर अवे, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया है वो 60 डिग्री देखा गया है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है पोल की
कि हाइट क्या है इस पोल की, ये बताइए। सो लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी एंड दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पर आप इस तरह का साइन बना दीजिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दैट इज लेट द हाइट ऑफ द पोल। हम लोग एज्यूम करेंगे भाई, तो लेट द देयर वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पॉइंट। वी विल राइट लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h। अब देखो ये मीटर में है तो आप इसको कंसिडर कर लो h मीटर। हमने h मीटर हाइट कंसिडर कर ली है, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द पोल भी h मीटर। आगे बढ़ते हैं, अब हमें h फाइंड आउट करना है। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग चैप्टर जो भी आपका है चैप्टर, जब आप स्टार्ट करते हो, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो यही कंसेप्ट सिखाया जाता है कि बेटा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो यही पढ़ाया जाता है आपको कि अगर आपको एक एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो, फिर भी आपको अदर डिटेल फाइंड आउट करनी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। अगर हमको दो डिटेल ऑलरेडी गिवन है तो हम पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मिनिमम डिटेल क्या है, एक एंगल और एक आपकी साइड। और आपको अगर थर्ड एंगल या थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का अकॉर्डिंग टू वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, मेरी आदत है, विच इज राइट एंगल्ड एट B। तो वी विल अप्लाई, अब देखो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। विच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिव्स यू, which trigonometrical quantity gives you the ratio between the perpendicular and the base. Remember, which trigonometrical quantity gives us the ratio between the perpendicular and base? The trigonometrical quantity that is tan and cot. Tan and cot both gives the ratio between the perpendicular and base, but it is convenient to use the tan, not cot, क्योंकि cot की टेबल आपको लर्न नहीं होगी। So it is convenient to use tan, क्योंकि हमें उसकी टेबल की वैल्यूज लर्न है, हमें उसके एंगल लर्न है, ठीक है। सो वी विल राइट tan 60 डिग्री। इफ इन दिस केस अगर ये आपका एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है, सो tan 60 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा BC एंड बेस इज अवर AB। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। BC अपॉन AB। नाउ the value of BC we need to determine, the value of AB it is 25 in meter, and next tan 60, the value of tan 60 is √3, so √3 प्लेस कर दिया। so now क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। so BC will be 25 √3। वैसे तो ये हमारा आंसर है 25 √3 मीटर, यही हाइट है हमारी, बट यहाँ पर देखिए √3 की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो अगर √3 की वैल्यू गिवन है सो we must put the value of √3, 25 into 1.732, so overall your answer will be approx, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 to the 50, 5 कैरी, 25 3 जा 75, 5 80, 8 कैरी, 25 7 जा 175, 175 and 8, 175 and 8, 183, 18 will be carry, देन 25 बन जाए 25 एंड 20 45, 2 कम कर दीजिए 43, तो 43.3 इट इज़ अप्रॉक्स 43.3 मीटर। तो 43.3 मीटर आपका आंसर आ गया है, कुछ यही आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है, 43.3 मीटर। आई होप चीज़ें क्लियर हैं आपको। सो वी विल राइट एट द एंड दैट इज hence the height of the pole, hence the height of the pole is equal to 43.3 meter. This is our answer, ठीक है। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन ख़त्म होता है और ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट किया है। एक बार फिर से हम लोग फिगर डिस्कस या तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट फिगर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। फिगर डिस्कस करने में क्या है, वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो हमने एक लेवल ग्राउंड ले लिया, एक वर्टिकल पोल स्टैंड कर दिया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमें पॉइंट पता नहीं है कहाँ पर है, इसलिए हम थोड़ा क्वेश्चन और आगे पढ़ेंगे। विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट,
हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट, फ्रॉम अ फुट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो ठीक है, फुट से 25 मीटर अवे हमने पॉइंट ले लिया, ये रहा 25 मीटर अवे, फुट से एक पॉइंट ए हो गया। फुट ऑन द ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, मतलब इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, हमने 60 कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, हमने लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर। इस ट्रायंगल में हमने 10 अप्लाई कर दिया, 10 अप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। √3 की यहाँ से वैल्यू गिवन थी हमें, हमने उठा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड, ऑब्वियस सी बात है, धागे से बंधी होगी तभी उड़ रही होगी। तो अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग। ठीक है भाई, मतलब पतंग उड़ रही है और जो थ्रेड है, पतंग उड़ाई कभी नहीं उड़ाई तो कोई बात नहीं, आज उड़ा देंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं, काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम पतंग उड़ा रहे हैं तो ये रही हमारी पतंग। ठीक है, और अगर ये पतंग है और ये उड़ रही है सपोज, तो ये पॉइंट ले लिया हमने इसका, और ये कह रहे हैं 165 मीटर की थ्रेड है, 165 मीटर लॉन्ग थ्रेड। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। कह रहे हैं जो थ्रेड है वो ग्राउंड के साथ एंगल फ्रेम करती है 30 डिग्री का। तो ये रहा आपका ग्राउंड, ग्राउंड थोड़ा तिरछा बन गया है, कोई बात नहीं। तो ये रहा आपका ग्राउंड, और ग्राउंड से जो थ्रेड है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो यहाँ बच्चे कई सारे दिमाग लगाने लग जाते हैं कि सर थ्रेड है, वो ग्राउंड से कैसे एंगल बना रहा होगा, पतंग तो कोई बंदा उड़ा रहा होगा, है ना। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन हमेशा ब्रह्म होता है। क्वेश्चन जो कह रहा है आप उसको फॉलो करिए। अगर उसने कह दिया कि लड़का उड़ा रहा है तो उड़ा रहा है, अभी नहीं उड़ा रहा ना लड़का तो नहीं उड़ा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो देखो थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके, अब देखो यहाँ एलिवेशन डिप्रेशन कुछ नहीं बताया है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा बाद में। तो फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस हाइट, लेट इट बी h। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हमको ये हाइट फाइंड आउट करनी है ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। फिर लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब केवल वही समझ पाएंगे जिन्होंने पतंग उड़ाई है कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो उड़ाई है, मैं समझा सकता हूँ तुमको। देखो ध्यान से, जब कभी आप पतंग उड़ाते हो तो जो उसका धागा होता है ना, जो थ्रेड होता है, उसका कुछ ऐसा स्लोप जाता है इस तरह से। जैसे आपको मेरा हाथ दिख रहा है, ये इस तरह से स्लोप जाता है। कभी भी आपको ऐसा स्लोप जाता दिखाई नहीं देगा कि आपको एकदम सीधा सीधा स्लोप जाता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी दिखाई नहीं देगा तो फिर इसीलिए लिखा हुआ है, इसको कहते हैं स्लैक। दिस इज योर स्लैक पोजीशन। ये जो ऐसे करके जो लोच आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्लैक पोजीशन। ठीक है, तो एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा धागा ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है। हमारा धागा कैसे है? हमारा धागा ऐसे है जैसे हमने बना रखा है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्वेश्चन में वार्निंग दे रखी है कि देयर इज नो स्लैक। देना भी चाहिए, क्या लगता है आपको, ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, देना चाहिए कि बताइए धागे में स्लैक है कि नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब शायद आपको अपनी इतनी श्योरिटी नहीं होगी, बट मैं आपको बताता हूँ, जो धागा होता है ना, अगर वो स्लैक है और जब आप उसको थोड़ा स्ट्रेट कर दो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही वो स्ट्रेट है तो उसकी लेंथ फिक्स है, उसकी लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो मतलब अगर वो स्लैक हो गया तो स्लैक होने के बाद अगर जब वो टाइट होगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना ज़्यादा डीप जाना नहीं है। हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग। ठीक है, द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ऑलरेडी फिगर हमारा बन चुका है। सो वी विल टेक इट एज ए बी एंड दिस इज योर सी, दिस पॉइंट एज सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, वी विल लेट द हाइट ऑफ द काइट
let the height of the kite from the ground be h meters। हमने इसको h मीटर कंसिडर कर लिया है, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। नाउ वी विल राइट इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं हम, ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी which is right angled at B, so we will write angle B is 90 degree, then we will write अब देखिए आप क्या यूज़ करोगे, which trigonometrical ratio we will use to determine the height of this। हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा गया है, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज। अगर आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा गया है, बेस तो आपको दिया नहीं है, एंगल दे रखा गया है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो विच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यू विल यूज इन द केस ऑफ दिस वेयर वी कैन यूज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन और कॉसेक में। फिर वही बात, हम साइन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन की टेबल हमें इजीली लर्न है, इसलिए हम लोग साइन यूज़ करेंगे। सो वी विल यूज़ साइन विच एंगल 30 डिग्री, ठीक है। दिस विल बी योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज योर बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज योर ए सी। सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ √3 वी विल पुट हियर, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी विल बी योर 165 एज गिवन इन द क्वेश्चन। So this will be your BC is equal to 165, we will multiply cross, so BC will be 165 divided by 2, this will be your 2 8s are 16 and 2 2s are 4 and 2 5s are 10, so answer will be 82.5 meter. So at the end we will write hence the height of the kite from the ground, hence the height of the kite from the ground is 82.5 मीटर। ये हाइट हो जाएगी आपकी ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड से हाइट हो जाएगी आपकी काइट की 82.5 मीटर्स। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर से एक बार फिगर देखना चाहें हम देख सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है, फिर भी देख लीजिए। सो अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो थ्रेड है जो कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमने बना दिया। ये हमारा थ्रेड था 165 मीटर लॉन्ग। अब देखो डिटेल क्या क्या गिवन है, क्या पूछी गई है, ये एंगल गिवन है, ये थ्रेड की डिस्टेंस मतलब लेंथ गिवन है, ये हमें हाइट पूछी गई है। सो वी नीड अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विच गिव्स अस trigonometrical quantity which gives us the ratio between the height and hypotenuse. So we thought this quantity that is we can take sine or cosec. So as you know that we have learned already the trigonometrical table of sine. So we have taken here sine, ठीक है। तो sine के हिसाब से हमने यहाँ पे चीज़ें बना दी और फिर ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, चीज़ें ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन ये, और काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, ठीक है। कह रहे हैं एक लैडर है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है जिसके टॉप तक जस्ट रीच हो रही है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, लैडर बिल्कुल जैसे सपोज ये टॉप है, बिल्कुल जस्ट रीच ऐसे हो रही है, ठीक है। तो जस्ट रीचेस द टॉप इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। कह रहे हैं लैडर जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है वॉल के साथ, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो चलो एक एक करके काम करते हैं। कह रहे हैं द लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। तो ये रहा तुम्हारा वर्टिकल वॉल, दिस इज अवर वॉल, ठीक है। और लैडर कुछ ऐसे रखी गई है कि जस्ट रीचेस द टॉप का मतलब बिल्कुल टच कर रही है टॉप को, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ओके, विद द वॉल दिस लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, इफ द लैडर, इस लाइन को, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, विथ द वॉल मतलब वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हमको वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमने एज्यूम कर लिया ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा,
और हमने यहाँ पर इसको 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज ए, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर सी। तो बेसिकली हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। सो हमने इसकी हाइट ऑफ द वॉल h कंसिडर कर ली है। सो दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, हमें हाइट डिटरमाइन करनी है, ठीक है। हाइट डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कोई तो वैल्यू होनी चाहिए। तो लैडर की वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपकी लैडर हो गई जो कि 15 मीटर लॉन्ग है। अब आपको फाइंड आउट करना है हाइट। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में जब आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग ये एंगल चेंज कर दें, अगर ये बेस एंगल चेंज कर दें तो आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, परपेंडिकुलर और बेस आपके चेंज हो जाते हैं। तो शायद आपको याद हो, इन केस अगर नहीं याद है तो वी हैव अनदर ऑप्शन। अगर हम यहाँ का एंगल डिटरमाइन कर लें किसी तरह से, तो इस एंगल के रिस्पेक्टिव ये परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो इस एंगल के पर्सपेक्टिव हमारे पास सारी चीज़ें हैं, मतलब हमें पता है, और सारी चीज़ें होने का मतलब हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, तो हम साइन अप्लाई कर देंगे, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो उससे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है इस एंगल को फाइंड आउट करना। एज वी नो दैट कि ये 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है क्योंकि ये गिवन है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या निकालना बहुत टफ है, बिल्कुल आसान है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ट्रायंगल की, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस मस्ट बी 180 डिग्री। सो 90 प्लस 60 150, और 150 में जब आप 30 ऐड करोगे तो 180 आएगा। इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ गई। अब आप इसमें अप्लाई कर दो क्या, साइन। क्यों? क्योंकि साइन ही वैल्यू देता है हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में। कॉसेक भी देता है बट हमें टेबल नहीं लर्न है, टेबल लर्न है आप कॉसेक लगाओ, यूनिक दिखेगा, ठीक है। आप दोनों कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमें इसकी प्रोसेस दिखानी है 30 डिग्री की। सो वी विल राइट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन triangle ABC. So we will write angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। देखो जो वर्टेक्स होती है उसके रिस्पेक्टिव उस एंगल का नाम एंगल A लिया जा सकता है। वैसे ही वर्टेक्स B है तो इसका नाम एंगल B है, वर्टेक्स C है तो इसका नाम एंगल C, ठीक है। सो एंगल A इज वी नीड टू डिटरमाइन, एंगल B इज अभी फिलहाल ये डिटरमाइन करना है। एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल C is 60 डिग्री is equal to 180 degree. So we can easily solve and determine the value of angle is 30 degree. Now we will put the value 30 degree over our figure. अब हमने फिगर में वैल्यू रख दी है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट करना ये है कि अब हमें साइन यूज़ करना है, ठीक है। अगेन वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC, अगेन वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC and angle B is equal to 90 degree using sine. So sine 30 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is our BC which is H. So today I am मतलब अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर दे रहे हैं H, ये H लिखा हुआ है, H upon hypotenuse is 15. Now the value of sine 30 is 1/2. There will be your H upon 15 cross product. So the height will be, ये देखो 2 times of h is equal to 15, तो h is equal to 15 divided by 2. So आंसर will be 7.5 मीटर, ठीक है। क्या आंसर आया, आंसर आया 7.5 मीटर। 7.5 मीटर क्या है, 7.5 मीटर है हाइट ऑफ द वॉल। सो वी विल राइट दैट इज हाइट ऑफ द वॉल, हेंस हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 7.5 मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना आसान है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 बेसिक क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, केवल कंसेप्ट सेट करने की बात है। अभी कंसेप्ट सेट हो गया, अब आप अपनी कोई भी बुक उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है, मैं एज ए यहाँ पे एग्जांपल उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।